हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 मई और हम लोग क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर से पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, हरियाणा में कांग्रेस और जजपा की गतिविधियां बढ़ी, विपक्ष ने सरकार का इस्तीफा मांगा और राष्ट्रपति शासन की मांग की। ठीक है, ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से नहीं करता है, किसने कौन सा इस्तीफा मांगा क्या मांगा मैटर नहीं करता। क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन ये क्वेश्चन पूछता है। आप स्टेट पीसीएस उठा के देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछता है। आर्टिकल 356 हमारे संविधान का यह बताता है कि अगर कोई राज्य संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर के पास पावर है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 356 याद रखिएगा, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, पहला फैक्ट। दूसरा है कि यहाँ पे इमरजेंसी जो है प्रावधान लगाने के लिए गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है। क्लियर है, मान लीजिए कोई सरकार जो है अल्पमत में है, वहाँ पर किसी भी सरकार को मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे स्थिति में गवर्नर जो है ना खुद निर्णय लेने के लिए कि सिफारिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पावर गवर्नर को दिया गया। ठीक है, दूसरा देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट राज्यपाल को लेकर। राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल तो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपको राज्यपाल बनना है किसी भी राज्य का तो आपको उस राज्य का निवासी नहीं होना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल पे बिहार का अगर राज्यपाल बनना है तो बिहार जो राज्यपाल होंगे ना वो बिहार के निवासी नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्या, 35 ईयर्स को आपको पूर्ण करना होगा, योग्यता की बात कर रहे हैं, 2 हो गया, और भारत का नागरिक होना होगा। ये 3 कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो आप जो है गवर्नर बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चुनाव प्रचार, माफ कीजिए चुनाव प्रचार, ये जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, देखिए बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन्होंने कहा कि हमें जो है चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिलना चाहिए। ठीक है, यहां तक अच्छा लगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन कहां से पूछता है, संवैधानिक अधिकार। देखिए एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है फंडामेंटल राइट, दोनों में फर्क समझिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा, इस बार पक्का पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, जिसका वर्णन संविधान में तो किया हुआ है, संविधान में किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि वोट देने का अधिकार 326 में है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, सबसे पहले आप लोकल कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब आप लास्ट में जो है आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन जब फंडामेंटल राइट की बात आता है ना तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के काबिल हो जाते हो। मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट है 1235 है ना, आपका फंडामेंटल राइट आपका और हमारा, तो अगर इसका वायलेशन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे बिना लोकल कोर्ट गए हुए। ठीक है, याद रखिएगा, यही फर्क है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। फिर बता दें आपको, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। आप नॉर्मल राज्यों में देखोगे, नॉर्मल राज्यों में देखोगे जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, तो वहां पे जो है मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन दिल्ली के केस में राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और अन्य मंत्री का भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति करेंगे। तो स्टेटमेंट ऐसे ही घुमा फिरा के बनाएगा। ठीक है, इस पर गवर्नर से क्वेश्चन आना पक्का है कि गवर्नर बहुत न्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे दिल्ली से जुड़ा हुआ 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा ये दिल्ली से जुड़ा हुआ 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और दिल्ली कंप्लीट राज्य नहीं है। क्यों, क्वेश्चन मेंस में जो है आंसर राइटिंग में पूछेगा कि क्यों नहीं है। देखिए जो स्टेट का सब्जेक्ट होता है ना, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया और लैंड हो गया, ये तीनों जो सब्जेक्ट स्टेट का होता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली को नहीं दिया गया, इसको केंद्र सरकार देखती है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे महिला आयोग दिख रहा है ना, महिला आयोग का सरकार से जवाब तलब। ठीक है, पूरा जो है यहाँ पे आर्टिकल पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ खास नजर नहीं आया। खास नजर क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि महिला आयोग होता है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया ना, तो बताइए महिला जो आयोग हो गया, वीमेन जो कमीशन हो गया, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। ये तो पहला फैक्ट हो गया, स्टेट पीसीएस में बीपीएससी में 2-3 बार पूछा है ये वाला, ये हो गया। साथ ही महिला आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो आपको बता दें महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों, इसका जिक्र जो है संविधान में नहीं किया गया, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया यहां से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कैदी को वैवाहिक संबंध बनाने के लिए पैरोल की अनुमति नहीं। अब क्या कर रहे हैं, पैरोल, ठीक है,
मान लीजिए जिनका, जैसे कि आपने देखा होगा कि लालू यादव जो है चारा घोटाला में जेल गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको बीच बीच में बाहर जाने का अनुमति मिल जाता है। इसी को बोलते हैं पेरोल सिस्टम। अगर आपका व्यवहार ठीक रहा तो ये राज्य सरकार पे डिपेंड करती है कि आपको पैरोल पे जो है दिया जाना चाहिए बाहर निकलने की अनुमति या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कोई कैदी वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उनको शादी में जाने का मौका मिल जाता है, या अपने पारिवारिक जो है समारोह होता है उसमें जाने का मौका मिल जाता है, एक दो दिन के लिए मिलता है ना। आप देखोगे वो लोग जाते भी तो हाथ में हैंडकफ लगा हुआ होता है, हथकड़ी लगा हुआ होता है, ठीक है, और अपना शादी अटेंड करते हैं या परिवारों के माहौल में जाते हैं वहाँ पे, देखे ना, उसी को बोलते हैं पैरोल। अगर व्यवहार आपका अच्छा रहा तो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि पैरोल जो ये है, पैरोल जो सिस्टम है, वो जो कैदी होते हैं उनका ये अधिकार है क्या पैरोल लेना? बिल्कुल नहीं। यही क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट बना के। तो पैरोल जो है ना राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। वो किसी कैदी का अधिकार नहीं है कि नहीं हमको पैरोल पे छुट्टी देना ही होगा, ये फंडामेंटल राइट, ये कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से मतलब नहीं, मतलब है हाई कोर्ट से। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हाई कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो आपको 10 साल का एडवोकेसी या वकालत यहाँ पे क्या करना होगा, आपको करना होगा, ठीक है। साथ में भारत का नागरिक होना होगा आपको, और इसमें मिनिमम एज की बात नहीं की गई है। 2-3 क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा। और पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जजों की संख्या अगर बढ़ाना है हाईकोर्ट में तो ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। कितना? 25, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट के मामले में अगर बात किया जाए तो जजों की संख्या संसद को पावर दिया गया है। एक और मैंने बार बार बताता हूं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लग जाता है तो राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं ना, केंद्र के, राज्य के, सबके सैलरी में कट हो सकते हैं, सारे सैलरी की पेंशन वगैरह भी बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होना है। फिर आइए यहाँ पे संपादकीय पेज में, ठीक है, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे मलेरिया को लेकर, ठीक है, मलेरिया को लेकर आंसर मेंस राइटिंग में आपको काम आएगा, ठीक है, कि मलेरिया से लड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, मलेरिया किस तरह जो है हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, किस तरह हेल्थ को प्रभावित करता है, इस तरह के फ्रेम करेंगे क्वेश्चन। आप अभी जेपीसी मेंस का देखोगे तो उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, कैंसर मलेरिया वगैरह लिख के वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ से मेंस में पूछा जा सकता है इस बार। तो आपको बता दें, देखिए मलेरिया जो होता है ना तो बैक्टीरिया से होता है ना तो वायरस से होता है, तो होता किससे? प्रोटोजोआ से होता है। पहला क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है ये कि जो मलेरिया है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कोविड-19 में अगर देखोगे ना, जो वायरस होता है उसमें जो जीन होता है लगभग कितना होता है, 19-20 को जीन होता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया में देखोगे तो 5000 के लगभग जीन है। ये मलेरिया फैलता कैसा है? तो ये मच्छर जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो इसमें जो है ना प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण फैलता है। और ये आपका लीवर को इफेक्ट करता है। बोलेगा कि मलेरिया किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो लीवर को, ठीक है, जहाँ से आपका लीवर से ही पाइल जूस निकलता है ना, ये हो गया। और साथ ही साथ आरबीसी को इफेक्ट करता है, 2 हो गया। वैश्विक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किसने चलाया? डब्ल्यूएचओ ने। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया, तो आप बता दीजिएगा वैश्विक जो मलेरिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है ये जो है डब्ल्यूएचओ की तरफ शुरू किया गया था, ठीक है। विश्व की आधी आबादी जो है ना मलेरिया के खतरा से जूझ रहा है, ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, भारत में इसके मामले की अगर देखे जाए तो किस किस राज्यों में अधिक देखने को मिलता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मामले अधिक देखे गए, क्योंकि भारत एक जो है गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे जल जमाव वाला का जो समस्या है ना काफी ज्यादा है, इस कारण से जो यहाँ पे मलेरिया का जो है संभावना बढ़ जाता है। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इससे निपटने के लिए, तो 1953 में एक कार्यक्रम लाया था भारत सरकार ने, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया था कि डीडीटी के साथ कीटनाशक जो है ना छिड़काव किया जाएगा पहला, और मलेरिया का फिर निगरानी किया जाएगा और उस पर जांच किया जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया इसमें रखा गया था। फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन का लक्ष्य जो है 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है। आपको बता दें मलेरिया से निपटने के लिए एक टीका बनाया गया है, मलेरिया रोधी टीका, 2 टीके आ चुके हैं। एक तो है R21, याद रखिएगा, R21 एक टीका हो गया, मतलब इंजेक्शन हो गया, और RTS, ठीक है, ये भी 2 इंजेक्शन हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया से निपटने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन बना है या नहीं बना, तो 2 बन चुके हैं। फिर आपको बता दें एंटीजन क्या होता है, ठीक है। मलेरिया के चारों जीवन चक्र बेहद अलग होते हैं
और अलग अलग प्रतिजन की आवश्यकता होती है। प्रतिजन मतलब एंटीजन जिसको बोलते हैं, वह पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की एंटीबॉडी पैदा करने की सक्रिय करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आगे बात करें, यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, मेंस में काम आएगा आपको यहाँ पे यही सब कि विश्व को बहुत कुछ सीखना है। क्यों क्यों सीखना है? तो लोकसभा स्पीकर ही है पहला क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए। लोकसभा स्पीकर है, तो इन सब क्या क्वेश्चन पूछता है स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में। बोलता है कि लोकसभा जो स्पीकर होते हैं ना, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। पहला फैक्ट, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ये हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया। फिर प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका काम क्या होता है? जो नए मेंबर चुन के आ रहे हैं ना, इस बार जो 18वीं लोकसभा हो रहा है, नए मेंबर जो चुन के आएंगे उनको शपथ दिलाने का काम लोकसभा स्पीकर ही होता है। लोकसभा स्पीकर के बारे में प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। फिर देख लीजिए, लोकसभा स्पीकर साहब क्वेश्चन क्या होता है? मनी बिल। आपने मनी बिल सुना हुआ ना नाम, आर्टिकल 110 मनी बिल पर जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है ना कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका पावर किसको है? लोकसभा स्पीकर को है। ठीक है, और आपको बता दें लोकसभा स्पीकर जो होता है ना, उनको जो एंटी लॉ डिफेक्शन है ना, जो दल बदल कानून, उससे जो है इम्यूनिटी प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी पहले किसी पार्टी के मेंबर रहे होंगे। ठीक है, उनको फिर लोकसभा स्पीकर बना दिया जाता है, तो उनको जो है अपने पार्टी से इस्तीफा देना होता है और उनको जो है निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से जो इनको क्या मिला हुआ है? इम्यूनिटी मिला हुआ है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, मेंस में क्या क्वेश्चन है, तो आप भारत के बारे में आप ये लिख सकते हो कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है, जो न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बड़ा लोकतंत्र है, साथ ही यहाँ पे विविधता और लोकतंत्र की जो मूल है ना, हमारी कार्यों में व्यापक है। मतलब हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे विविधता ज़्यादा है, फिर भी हमारे पे एकता है, हमारी विविधता ही एकता है। ठीक है, तो इस तरह के मेंस में कोटेशन आप कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें, भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय के अधिकारों को रक्षा करता है। ठीक है, हमारा जो संविधान है, फंडामेंटल राइट दिया है ना सबको, तो उसका जो सुरक्षित कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सुरक्षा करता है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे की ओर मूव करेंगे तो हमें जो इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है, देखिए ये जो न्यूज़ है ना, महादेव सट्टाबाजी, मुझे नहीं पता एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। लगभग मैं 1 साल से इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, महादेव सट्टेबाजी, जब मैं पेपर जो है रिकॉर्डिंग नहीं करता था, उससे पहले भी महादेव सट्टाबाजी न्यूज़ में बहुत आया था। एक सट्टाबाजी ऐप है, ये ऐप है, ठीक है, महादेव। इसमें क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग वाला केसेस आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति था जिसने महादेव सट्टाबाजी ऐप बनाया, और इसमें जो है ना बॉलीवुड के बहुत सारे जो है ना अभिनेत्री और जो अभिनेता है ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे काले धन को जो है व्हाइट कन्वर्ट करने के लिए महादेव सट्टेबाजी ऐप जो है न्यूज़ में था, और काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रहा है इस पर। फिर बात करेंगे यहाँ पे FII। देखिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FII, होता है ना, FIP भी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? मान लीजिए कोई भी विदेशी निवेशक जो है, इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में, भारतीय कंपनी में 10% या उससे अधिक का जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको FDI के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन 10% या उससे कम का है तो उसको FII में रखेंगे। ठीक है, वोलेटाइल नेचर का होता है ये वाला। FDI क्या होता है? मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट किया, तो उसको जो है प्रॉफिट अगर कंपनी कमाती है तो उसमें जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन FII क्या होता है? ये 10% या 10% से कम वाला जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको FII के तहत रखा जाता है, और ये वोलेटाइल नेचर का होता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो है घरेलू बचत आप देखोगे या सूचकांक देख रहे हो ना, ये गिरा है। क्यों? क्योंकि जो FII के माध्यम से जो पैसा लगाए थे इन्वेस्टर लोग, वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका यूपीएससी में फ्रेम किया हुआ है यहाँ से। आगे बात करें यहाँ पे, तो FDI सबसे ज़्यादा प्राप्त करने में कौन है? USA है। भारत का रैंकिंग कितना है? 8 नंबर का आता है। कल मैंने क्या आंकड़ा दिखाया था आपको रेमिटेंस के बारे में, तो 111 अरब जो है ना अमेरिकी डॉलर जो है भारत ने प्राप्त किया है, और रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का जो नंबर 1 देश है वो भारत है अपना। ठीक है, सेकेंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना आता है। तो ये सब जो इकोनॉमिक आंकड़े याद रखिएगा। अभी जो भी मेंस वगैरह आप दोगे, चाहे UPPCS का दोगे या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर होगा, टॉपिक होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको डाटा डालने का काम आएगा आंसर में। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पे अभी क्या हुआ कि रुपया जो है हमारा कितना है, डॉलर कितना है? 83 रुपीज़, 83 रुपीज़ 48 पैसा है। ये क्वेश्चन जो है ना पिछले BPSC में पूछा गया था डॉलर को लेकर
देखिए 3-4 महत्वपूर्ण करेंसी दे देता है और बोलता है कि बताइए कौन सा महंगा करेंसी है। तो डॉलर अब 83 रुपये चल रहा है, यूरो आपका कितना चल रहा है 90 रुपये के आसपास चल रहा है, फिर पाउंड कितना आसपास चल रहा है 105 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। येन कितना चल रहा है, तो येन जो है ना 9.5 पैसे के आसपास चल रहा है, युआन 11 रुपये के आसपास चल रहा है। ये महत्वपूर्ण करेंसी को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने IMF के बारे में सुना होगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें एक SDR बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा ना। उसमें 5 करेंसी है, एक तो चाइना का युआन है, जापान का येन है, पौंड है, स्टेरलिंग है और डॉलर है। ये 5 करेंसी जो है ना उसमें जो मुख्य योगदान देता है, ठीक है, याद रखिएगा SDR बॉक्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है कि महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। राज्यपाल के बात तो कर ही ली यहाँ पे। हाँ, अभी क्या हुआ, तो हमारा घरेलू बचत जो है ना पहले 23 लाख करोड़ हुआ करता था, 23 लाख करोड़, अब हो गया 14 लाख करोड़। तो पिछले 3 सालों में आप देखोगे ना तो गिरावट हुआ। इसके पीछे जो 2 कारण है ना, सबसे पहला क्या है, घर और वाहन जो महंगे हुए हैं ना, उससे घरेलू बचत जो है घट गया। अब जो घर का आप जो EMI देते हो, ठीक है, गाड़ी का जो EMI देते हो, उससे उसमें जो है संख्या बढ़ गया, उसमें जो है अब महंगा हो गया, तो लोगों के पास बचत नहीं हो पा रहा। एक कारण ये हो गया, ठीक है। दूसरा कारण क्या है यहाँ पे, दोनों कारणों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। एक तो कारण ये हो गया, और ऋण में बढ़ते ब्याज, जो ब्याज है ना उसके कारण भी जो है ना जो आपका घरेलू बचत उसमें गिरावट देखा गया। कुल मिलाकर ये हो गया, 2 कारण ये हो गया। आपको यहाँ पे याद रखना कि इकोनॉमिक जो एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका नाम क्या है, वी अनंत नागेश्वरन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे भारत में टी कार्बन फाइबर, यही सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। T100 कार्बन बोलेगा जो है ना, T100 कार्बन क्या है, उसका कौन सा क्षेत्र में यूज हो सकता है। ये टी कार्बन का जो यूज है ना, आप रक्षा के क्षेत्र में, एरोस्पेस में, स्पेस एजेंसी में, ठीक है। फिर आप देखोगे हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और तमाम कार्यों में यहाँ पे यूज होगा T100 कार्बन फाइबर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग धीरे धीरे। जब अपने न्यूज़पेपर के आगे बढ़ते हैं तो हमें जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, 17 मिनट हो चुका है ना, मुझे लगता है आज वीडियो जो है 25 मिनट का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देश दुनिया में अगर बात करें तो रूस ने जो है ना अमेरिका पर लगाया भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। रूस ने बोला कि अमेरिका जो है ना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, सही बात भी है, ठीक है, इससे दोना नहीं है। क्योंकि CAA को लेकर जो है ना अमेरिका जो है यहाँ पे भारत का विरोध किया है, CAA को लेकर, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। और कश्मीर के मामले में भी जो है ना जो अमेरिका जो है क्या किया यहाँ पे इंटरफेयर किया है, ठीक है। ये 2 मसला है जहाँ पे भारत का विरोध किया है। 370, माफ कीजिए 370। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम क्या होता है कि अभी हाल ही में जो अमेरिका और भारत के जो रिश्ते जो गिरावट देखा गया है या तनाव की स्थिति देखा गया है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और अमेरिका दोनों ने क्या कदम उठाया, तो आप इस पर अपना टिप्पणी करें। इस तरह के मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बता दें यहाँ पे अभी जो खालिस्तानी मुद्दा को लेकर जो भारत और अमेरिका के बीच में जो यहाँ पे मुद्दे जो है, मतलब रिश्ते जो गिरे हैं। फिर CAA को लेकर जो यहाँ पे तनाव देखा गया है, आर्टिकल 370 को लेकर यहाँ पे रिश्ते में जो है थोड़ा सा तलक देखा गया है, यहाँ पे तनाव देखा गया है। तो इस तरह के आंसर आपको देखना होगा, ठीक है। साथ ही आपको ये बता दें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, रशिया को लेकर संविधान जो है ना, हमारा संविधान देख रहे हो ना, उसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे हो, मौलिक कर्तव्य देख रहे हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि वर्तमान में 11 है, ये कहाँ से लिए, ये रशिया से लिए हम लोग। फिर आपने फंडामेंटल राइट देखा है ना, फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षा करता है, ये कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। यही सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पे, तो ये हैं मालदीव के कौन है, विदेश मंत्री, और ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ही है, ठीक है। दोनों ने अभी बातचीत किया है। तभी अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हमारे जो पड़ोस में जो देश है उनके साथ जो रिश्तों में जो गिरावट देखा गया है या तनाव देखने को मिला है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो। तभी मालदीव के बीच में जो हमारा तनाव देखा गया था वो भारतीय सैनिक कर्मियों को वापसी भेजने को लेकर, ठीक है, क्योंकि चाइना इस पर दबाव दे रहा था मालदीव पे कि आप जो है ना भारत से इस तरह के कृत्य करवाओ। तो हम लोग रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारा जो प्रथम जो है नीति है, पड़ोसी प्रथम नीति और साथ में सागर, ये 2 कदम जो है महत्वपूर्ण पहल है जो कि रिश्तों को मजबूत करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो अमेरिका बोला कि इजराइल को हम हथियार नहीं देंगे अगर वो कहाँ पे, रफा में जो है हमला करेगा। तो रफा कहाँ पे है, तो गाजा पट्टी की जगह है
जहाँ पे इजराइल जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अमेरिका ने बोला कि अगर यहाँ पर कार्रवाई किया तो हम जो है आपको नहीं देंगे गोला बारूद और हथियार वगैरह, ठीक है, बाकी हर मामले में आपको हेल्प करेंगे। तो अमेरिका का ये लक्षण रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को दबाव डालने का कोशिश करता है। अगर वो आपका हेल्प कर रहा है ना, तो ये मत समझिए कि वो मानवता के आधार पर किया ये किया है, ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपसे वसूल लेगा। तो आप अमेरिका से क्या रहे, अलर्ट रहें, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कनाडा को लेकर। देखिए कनाडा जो है ना, निज्जर हत्या मामले में अब तक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कनाडा बोल रहा है कि भारत और भारत की जो एजेंसियां हैं, ठीक है, वो हमारे नागरिकों को मारने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वो, ठीक है। लेकिन भारत ने कहा कि इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, आधारहीन बातें करता है कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेंस में तो क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे कि हाल ही में जो है कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें जो है कुछ गिरावट या असंतोषजनक देखा गया है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और मजबूत रिश्ते करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, और कौन सा कॉमन एरिया है जिसपे भारत और कनाडा जो मजबूती से खड़ा है। इस तरह के मुद्दे आपको ध्यान रखने होंगे। कनाडा से क्वेश्चन क्या पूछता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि जो फेडरल सिस्टम है ना हमारा, फेडरल सिस्टम, ये हम लोग कहाँ से लिए, ये कनाडा से लिए हैं, ठीक है। चलिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम याद रखिएगा, अजित डोभाल, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही अभी जो है ब्रिटेन के जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहाँ के भी उनके समकक्ष जो बातचीत चला था वैश्विक मुद्दे पे, क्षेत्रीय मुद्दे पे, द्विपक्षीय मुद्दे पे, बहुपक्षीय मुद्दे पे, ठीक है, पश्चिमी एशिया, ये तमाम जो है फील्डों पे बात की गई थी कि इस तरह जो है हम लोग कैसे आगे बढ़े, हमारा क्या कर्तव्य रहेगा इन क्षेत्रों को लेकर। चलिए आगे बात करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश को लेकर यहाँ पे जो है टॉपिक दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश। सबसे पहले देख लीजिएगा बांग्लादेश जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। विदेश सचिव याद रखिएगा विनय क्वात्रा, ये बिहार जैसे एग्जामों में पूछ लेता है, विनय क्वात्रा, ठीक है। तो हमारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नए रिश्ते हैं, नया जो क्षेत्र है ना उभर के जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन दोनों क्षेत्रों पर भारत और बांग्लादेश जो मिलकर कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अभी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा क्षेत्र है, तो बिजली ऊर्जा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, व्यापार निवेश को लेकर, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों पे जो भारत और बांग्लादेश मिलकर कार्य कर रहा है। आपको बताते हैं यहाँ पे, तो आपको नेगेटिव पक्ष भी लिखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या विवादित मुद्दे हैं। तो तिस्ता जो नदी जो जलाशय परियोजना है उसको लेकर जो विवाद है, क्योंकि तिस्ता नदी को लेकर भारत इसलिए विवाद करता है कि भारत चाहता है कि तिस्ता नदी जो है ना भारतीय हित को भी पूरा करे, बांग्लादेश के हितों के साथ साथ भारतीय हितों को भी पूरा करे। तो इसको लेकर विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। चाइना इसमें इंटरफेयर कर रहा है कि बांग्लादेश को बोला है कि अगर भारत इसमें अगर आपके साथ आगे नहीं बढ़ता है तो हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो चाइना जो है ना बहुत बड़ा जो है मेजर फैक्टर जो है रोल कर रहा है, क्योंकि भारत और पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है ना उसको बिगाड़ने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो 22 मिनट हो गया, समय भी लगभग मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और इसके बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट नजर आया देख लीजिएगा, ओलंपिक जो खेलने को तैयार है हमारे नीरज चोपड़ा और किशोर जेना, ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी बजरंग को क्या कर दिया है, बजरंग पुनिया, इनको जो निलंबित कर दिया गया है। ये दो फैक्ट है। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और आई होप आपको हमारा जो प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। बहुत लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के, ठीक है, ताकि हमें अगला दिन और बेहतर करने का जो है प्रयास कर सके। धन्यवाद।